नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन कौन सी हैं आज हमारी अहम खबर, डालेंगे एक नज़र। सबसे पहले बात करेंगे बस्तर में 2 मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए हैं। इसके बाद बात करेंगे चहल और धनश्री के तलाक की। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, जहां टीम को 58 करोड़ का कैश प्राइज मिलेगा। इसके बाद सोने की बात करेंगे। सोना लगातार 5वें दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है। तो ये तमाम अहम खबर आज होने वाली हैं और चलिए पहली खबर का रुख भी करेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2 मुठभेड़ में फोर्स ने 29 नक्सलियों को मार गिराया है। बीजापुर में 25 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए हैं। ऑटोमेटिक हथियार सहित सभी के शव बरामद कर लिए गए। वहीं डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक जवान भी शहीद हो गया। बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सलियों के कोर इलाके में फोर्स घुसी है। जवानों ने नक्सलियों के बड़े कैडर्स को घेर रखा है। दोनों तरफ से फायरिंग अब भी जारी है। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने इसकी पुष्टि की है। वहीं नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर स्थित थुलथुली इलाके में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान जख्मी भी हो गए। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। यहां भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक करीब 71 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक 2024 में अलग अलग मुठभेड़ों में जवानों ने करीब 300 नक्सलियों को ढेर किया है। वहीं 290 हथियार भी जब्त किए गए हैं। तो देखिए, सुरक्षा बलों को छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां करीब 24 नक्सली मारे गए हैं। आपको बता दें, लगातार जो प्रशासन है, जो पुलिस है, जो डीआरजी के जवान हैं, वो लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और एक के बाद एक नक्सलियों को बड़ी संख्या में ढेर भी किया जा रहा है। लाल आतंक पर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बड़ा प्रहार ये किया गया है। बड़ी कार्रवाई इसे कहा जा रहा है। आपको बता दें, करीब बीजापुर में 25 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए हैं। ऑटोमेटिक हथियार इन नक्सलियों के पास से बरामद हुए और नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई और करीब 29 नक्सलियों को 2 अलग अलग मुठभेड़ में, एक मुठभेड़ में 25, दूसरी मुठभेड़ में 4 नक्सली, बीजापुर में जो संख्या है 25 है नक्सलियों के मारे जाने की और कांकेर में 4 है। इन नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक हथियार के साथ साथ शव भी बरामद किए गए हैं। वहीं डीआरजी का एक जवान भी शहीद हुआ है। बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सलियों के कोर इलाके में फोर्स घुसी है। जवानों ने नक्सलियों के बड़े कैडर्स को घेर रखा है। अभी भी हालांकि फायरिंग हो रही है, दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इस पूरी मुठभेड़ की पुष्टि की। वहीं नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर स्थित थुलथुली इलाके में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान भी जख्मी हो गए हैं। दोनों की हालत खतरे से फिलहाल बाहर बताई जा रही है। यहाँ भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक 71 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक 2024 में अलग अलग मुठभेड़ों में जवानों ने करीब 300 नक्सलियों को ढेर किया है। बीजापुर और दंतेवाड़ा का बीच का क्षेत्र है, गंगालूर क्षेत्र है, जहां पर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए। डीआरजी बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। ईश्वर उनको संबल प्रदान करें। उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही साथ विषय महत्वपूर्ण यह है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है और बीजापुर के अभियान के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी, जैसे कांकेर में भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी कुछ मुठभेड़ की सूचना मिलती है और भी जब सूचना इसकी आ जाएगी तो मैं इसको आपके सामने अवश्य रखूंगा। बीजापुर बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण स्थान है इन सारे विषयों को लेकर के और बीजापुर क्षेत्र में 18 नक्सलियों के शव बरामद होना
इस ऑपरेशन में। ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए। पामेड़ के क्षेत्र में अब बस का चलना, बीजापुर से पामेड़ तक बस का चलना, पहले तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब सीधे वहां तक पहुंच रहे हैं। गंगालूर क्षेत्र में होना, बीजापुर में भाजपा के जिला पंचायत के अध्यक्ष का बनना, वहां पामेड़ आदि क्षेत्र में तर्रेम पामेड़ क्षेत्र से युवाओं का यहां तक घूमना आना, समूचा बीजापुर बदल रहा है, समूचा बस्तर बदल रहा है। मैं हृदय से शुभकामना देता हूं समूचे बस्तरवासी को कि आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के तलाक की। युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के बीच तलाक हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर फैमिली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। युजवेंद्र और धनश्री मुंबई के फैमिली कोर्ट में मौजूद रहे। युजवेंद्र के वकील नितिन गुप्ता ने इसकी पुष्टि की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को चहल की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट को 20 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया था। जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच ने कहा कि चहल 21 मार्च से उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि उन्हें आईपीएल में हिस्सा लेना है। बार एंड बेंच वेबसाइट के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस में 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड भी माफ़ कर दिया। हाईकोर्ट ने यह आदेश देते हुए वक्त कहा कि पिछले 2.5 साल से दोनों अलग अलग रह रहे हैं और करीब 4.75 करोड़ के सेटलमेंट की बातचीत भी हो चुकी है। चहल और उनकी पत्नी धनश्री के तलाक की अफवाहें काफ़ी समय से सोशल मीडिया पर चल रही थी। हालांकि चहल और धनश्री का अभी तक ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। तो देखिए, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा की जो तलाक की खबरें थीं, अब उस पर ऑफिशियल मोहर लग गई है और कोर्ट से अब दोनों का ही आज तलाक हो गया है। हालांकि जोड़े ने फिलहाल अभी तक ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की प्राइज मनी की। चैंपियंस ट्रॉफी जीती टीम इंडिया को 58 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने गुरुवार को यह इनाम देने का ऐलान किया। यह राशि टीम के सभी खिलाड़ियों, कोचिंग और सहयोगी स्टाफ में बांटी जाएगी। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सेकिया ने बताया कि प्रत्येक खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए, मुख्य कोच को 3 करोड़ रुपए, सहायक कोचिंग स्टाफ को 50 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं बीसीसीआई के अधिकारियों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। चयन कमेटी के सदस्यों को भी 50-50 लाख रुपए मिलेंगे। रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया है। 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी के खेले गए फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था। फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 7 विकेट गंवाकर 50 ओवर में 251 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने 49 ओवर में 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। रोहित ने कप्तानी पारी खेली। उन्होंने 76 रन बनाकर भारत को मुश्किल परिस्थितियों से निकाला। तो देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद अब टीम इंडिया पर इनामों की बौछार हो रही है और आपको बता दें, अब टीम इंडिया को 58 करोड़ रुपए नगद इनाम का जो पुरस्कार है वो दिया जाएगा। हालांकि ये जो पैसे हैं खिलाड़ियों के साथ साथ कोचिंग स्टाफ के साथ साथ सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों में भी बांटी जाएगी। आपको बता दें कि बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सेकिया ने बताया है कि प्रत्येक खिलाड़ी को 3-3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्य कोच को 3 करोड़ रुपए, सहायक कोचिंग स्टाफ को 50 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं बीसीसीआई के अधिकारियों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। चयन कमेटी के सदस्यों को भी 50-50 लाख रुपए मिलेंगे। रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सोने की कीमतों की। सोने की कीमत आज यानी 20 मार्च को लगातार 5वें दिन ऑल टाइम हाई पर है।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 112 रुपये बढ़कर 88,761 रुपये पहुंच गया है। कल यानी बुधवार 19 मार्च को भी सोने का भाव 88,649 रुपये के ऑल टाइम हाई पर था। वहीं चांदी के भाव में आज कल के मुकाबले 355 रुपये की कमी आई। ये 99,613 रुपये प्रति किलो बिक रही है। कल 1 किलो चांदी की कीमत करीब 99,968 रुपये थी। मंगलवार 18 मार्च को चांदी का भाव 1,04,000 रुपये प्रति किलो था, जो इसका ऑल टाइम हाई भी है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के अनुसार इस साल सोना 92,000 रुपये तक जा सकता है और सोना लगातार अपने 5वें दिन हाई पर जो बिक रहा है। तो देखिए, सोने की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक सोना जो है ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है। चांदी भी एक तरफ लगातार भागती नज़र आ रही है। चांदी की कीमतें भी अब 1 लाख प्रति किलो के पार पहुंच गई हैं और सोने की कीमत आज यानी 20 मार्च को लगातार 5वें दिन ऑल टाइम हाई पर है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 112 रुपये बढ़कर करीब 88,761 रुपये पर पहुँच गया है। इससे पहले कल यानी बुधवार 19 मार्च को भी सोने का भाव 88,649 रुपये के ऑल टाइम हाई पर था। वहीं चांदी के भाव में आज कल के मुकाबले 355 रुपये की कमी आई। ये 99,613 रुपये प्रति किलो बिक रही है। कल 1 किलो चांदी 99,968 रुपये पर थी। मंगलवार 18 मार्च को चांदी का भाव 1,04,000 रुपये प्रति किलो था, जो ऑल टाइम हाई है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के अनुसार इस साल सोना 92,000 रुपये तक जा सकता है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खास बातचीत के दौरान कहा कि सिंहस्थ 2028 ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। सिंहस्थ 2028 में 25 करोड़ श्रद्धालु के उज्जैन आने की संभावना है, जिसे देखते हुए अभी से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 को लेकर कहा कि सिंहस्थ 2028 को अद्भुत और ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार अभी से कार्य कर रही है। सिंहस्थ 2028 के लिए 2,000 करोड़ का बजट इसी साल जोड़ा गया है। प्रदेश सरकार सिंहस्थ को पूरी तरह सफल बनाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, सिंहस्थ 2028 आने वाला है और अब से 2 साल के बाद इसका आयोजन भव्य तौर पर किया जाएगा और सरकार अब लगातार इसको लेकर तैयारियां भी कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खास बातचीत के दौरान सिंहस्थ को लेकर तैयारियों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 2028 ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। सिंहस्थ 2028 में 25 करोड़ श्रद्धालु के उज्जैन आने की संभावना है, जिसे देखते हुए अभी से व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा में चल रहे बजट सत्र की। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है और सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस के विधायक कुंभकर्ण के रूप में नजर आए। उमंग सिंघार ने पुंगी बजाकर जगाने का प्रयास किया। कांग्रेस के अनोखे प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कुंभकर्ण रूपी विधायक से चर्चा भी की। उमंग सिंघार ने कुंभकर्ण से पूछा, आप जनहित के मुद्दों पर क्यों जाग नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कुंभकर्ण के वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, उनके जो सहयोगी हैं, जो कुंभकर्ण बने हैं, वो नजर आ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उनसे सवाल पूछा है। उन्होंने सरकार का एक प्रतिरूप कुंभकर्ण के रूप में रखा और आरोप लगाया कि सरकार जो है वो कुंभकर्ण की नींद सो रही है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिरूप के रूप में उनसे सवाल भी पूछा कि आखिर सरकार जो मुद्दे हैं जनता के, उसको लेकर जाग क्यों नहीं रही है। तो अनोखे तरीके से ये प्रदर्शन देखने को मिला है मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान, जहां कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी है उसने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सड़कों पर बैठे भी नजर आए।
दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ परिवहन घोटाले हो रहे हैं, नर्सिंग घोटाले हो रहे हैं और सरकार आपको न्याय करना। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी घोटाले कर सकता हूँ, मैं सरकार हूँ। सरकार न्याय करना पड़ेगा जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए। आपको प्रतिक्रियात्मक रूप से सरकार सो रही है। आपने देखा मध्य प्रदेश सरकार के रूप में एक कुंभकर्ण के रूप में आपने देखा प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, नर्सिंग का घोटाला, परिवहन का घोटाला, पटवारी घोटाला, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही, संविदा शिक्षक परेशान, नल जल घोटाला, कई घोटाले हैं। सरकार अपने भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे कांग्रेस विधायक दल की ओर से सरकार को जगाने का एक प्रयास है। 1 साल हो गया सरकार जनता की गाड़ी कमाई से घी पी रही है, लेकिन आज सरकार क्यों नहीं जागती? हम कांग्रेस पार्टी जनता के पैसे का इसे भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। आम युवाओं की लड़ाई लड़ रही, किसान की लड़ाई लड़ रही, तो निश्चित तौर से उसी कड़ी के अंदर आज हमने कुंभकर्ण के रूप में सरकार को बताया कि सरकार जागो, आप नहीं जागेंगे तो कैसे होगा? ये देख लिए कि सरकार किस प्रकार से स्थिति में है। जागो सरकार जागो, सरकार जागो, जागो सरकार जागो। और मध्य प्रदेश विधानसभा में सौरभ शर्मा का मुद्दा जमकर गूंजा। विपक्ष ने बाहर से लेकर सदन तक इस मामले को लेकर जमकर हंगामा किया और सदन की कार्रवाई से बहिर्गमन कर दिया। इस दौरान विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष का कहना था कि उसे सीबीआई पर भरोसा नहीं है। मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा मामला लगातार चर्चाओं में है और अब ये जो मुद्दा है ये विधानसभा में भी जमकर गूंज रहा है। विपक्ष इस पर जमकर हंगामा कर रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में सौरभ शर्मा का मामला भी उठाया गया। अंकित हुआ है, ये सोने की ईंटें प्राप्त हुई, इस विषय को ध्यान आकर्षण के माध्यम से सदन में उठाया और जो सोने के बिस्किट, ये 52 किलो का सोना है, ये किसका है ये जानने की सरकार से कोशिश करी और फर्जी नियुक्ति सौरभ शर्मा को भूपेंद्र सिंह ने दिलवाई, उसके बारे में मैंने मांग करी कि इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। सरकार का ऐसा लग रहा था पूरा प्रोटेक्शन सौरभ शर्मा को और भूपेंद्र सिंह सरी के भ्रष्ट नेताओं को मिल रहा था। मेरा ये कहना है कि इसमें भूपेंद्र सिंह जी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए फर्जी नियुक्ति करवाने के लिए। मैंने पूरी विभागीय नोटशीट दिखाई है जिसमें माननीय मंत्री जी की नोटशीट के क्रम में सौरभ शर्मा की फर्जी नियुक्ति हुई है। एक बात। दूसरी चीज़, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने आरोप लगाए हैं गोविंद सिंह राजपूत जी की संपत्तियों को लेकर के, उनके ऊपर भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही में इस्तीफा भी होना चाहिए उनका। बिस्किट किसके हैं ये सरकार ने नहीं बताया है। क्या ये बिस्किट भूपेंद्र सिंह पूर्व परिवहन मंत्री के हैं या नहीं है, सरकार को उजागर करना चाहिए। सौरभ शर्मा मालथॉन में किस नाते से जाता था जो पूरे विधानसभा में आता है, ये बात सामने होना चाहिए। सौरभ शर्मा और पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के ओएसडी राजेंद्र सेंगर की कितनी बार फ़ोन पे बात हुई, कितनी बार शाहपुरा स्थित फजीतो होटल में बैठकर मुलाकातें हुई, ये सारा खुलासा होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोने की ईंटें बीजेपी के नेताओं और पूर्व मंत्रियों की ही निकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के समय में लोगों का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप कुछ ऐसा कर दें कि आपकी जान पर ही खतरा बन जाए। कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब मामला वृंदावन से सामने आया, जहां एक युवक के पेट में इतना दर्द हुआ कि उसने खुद ही अपने पेट का ऑपरेशन करने की सोच ली। गांव सुनरख निवासी राजा बाबू, जिसकी उम्र 32 साल है, कई दिनों से उसे पेट में दर्द हो रहा था। उसने कई बार डॉक्टर से संपर्क किया, लेकिन पेट दर्द में राहत नहीं मिली, जिससे परेशान होकर उसने खुद ही अपना पेट काट लिया। उसकी माने तो उसे जब पेट का दर्द सहन नहीं हुआ तो उसने मथुरा जाकर सर्जिकल ब्लेड और स्टिचिंग का सामान खरीदा, साथ ही सुन्न करने वाला इंजेक्शन भी लिया। बुधवार को सुबह उसने अपने घर के कमरे में अपना ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। जब कुछ देर बाद इंजेक्शन का असर कम हुआ तो दर्द होने लगा और वह घर के बाहर आकर चीखने लगा। उसकी बात को सुनकर परिजन अचंभित रह गए। राजा बाबू के भतीजे राहुल ने बताया कि करीब 18 साल पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। फिलहाल युवक के परिजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मामला ये हुआ है, इन्होंने अपने आप ऑपरेशन करने की कोशिश की है। कहता था मेरी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था पहले,
कि यहाँ दर्द होता है, अपने आप सामान लाया है पता नहीं कहाँ से, तो इन्होंने काट के अपने आप टाँके लगाए। उसके बाद बाहर आया है कि मेरे दर्द हो रहा है जो है, जब वो उसने यहाँ लगाया होगा बेहोशी वाला जो है इस जगह, जब दर्द होने लगा है, जब जो बाहर आके कह रहा है, जब इसीलिए हॉस्पिटल लेके आए। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने दिशा की मौत की नए सिरे से जांच की मांग की है। इसके लिए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया गया। सतीश सालियान ने आरोप लगाया है कि दिशा के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की गई थी। याचिका में सूरज पंचोली, डीनो मौर्या और मुंबई पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके की 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा की मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था। उस समय दिशा के पिता ने जांच को संतोषजनक माना था और अब 5 साल बाद दिशा के पिता का कहना है कि उन्हें नज़रबंद करके पुलिस के पेश सबूतों को सच मानने के लिए मजबूर किया गया। दिशा के पिता की याचिका के बाद महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने कहा है कि आदित्य ठाकरे को विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए। दिशा सालियान केस में उनके पिता के वकील नीलेश सी ओझा ने बताया है कि सितंबर 2023 में उन्होंने एक जनहित याचिका दायर कर एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि 1 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दिशा सालियान सुसाइड केस पर यह बड़ा अपडेट है।